हेलो स्टूडेंट्स, मैं विमलेश कुमार और आज हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे क्लास 11th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसको कई लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के नाम से और जानते हैं, इसको बोल देते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। अगर हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो एटम है वो किन चीज़ों से मिलके बना है, कैसे बना है और वो चीज़ इसमें कहाँ कहाँ पाई जाती है। इसका मतलब अब हम लोग इस चैप्टर में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हमें अर्लियर अटेम्प्ट से लेकर के अपनी मॉडर्न थ्योरी तक का सब पता चलेगा हमारे इस चैप्टर में। थोड़ा सा थ्योरेटिकल चैप्टर है। इसको पढ़ने के लिए हम लोग सबसे पहले जो मॉडल दिया था वो एक डाल्टन नाम के वैज्ञानिक थे, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डाल्टन। और ये मॉडल इन्होंने एटम का मॉडल दिया था 1805 में। 1805 में जब ये मॉडल दिया था तो इन्होंने बताया था जो एटम है वो अनडिवाइजेबल होता है। और इस मॉडल को लगभग 700 सालों तक बिल्कुल सही माना गया। और क्यों माना गया? क्योंकि तब तक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, यानी सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी तब तक नहीं हो पाई थी। अब डाल्टन के बाद में अब कोई भी एक काम करते हैं हम लोग शुरू में तो बहुत सारे लोग उसी में एक साथ लग जाते हैं कि वही काम हम भी करेंगे, तो इसके बाद में और अटेम्प्ट्स किए गए। और तब एक वैज्ञानिक आए हैं, एक साइंटिस्ट आए, जे थॉमसन। उन्होंने क्या किया, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से शुरू करी। और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको हम लोग डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। आप देख सकते हैं डायग्राम में, इस तरह का ये आपका डायग्राम है। ये देखिए डायग्राम को, आपका ये जो ये वाला पोर्शन है, ये यहाँ से लेकर के ये इतना पूरा, इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। इस डिस्चार्ज ट्यूब, ये कांच की हॉलो ट्यूब होती है। इसमें मेटल का एक कैथोड लगाते हैं, दूसरा एनोड लगाते हैं। कैथोड और एनोड लगाने के बाद में यहाँ पे एक वैक्यूम पंप लगा देते हैं जिससे इसका प्रेशर यानी इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट हो सके। और ये जो है एक फ्लोरोसेंट मटेरियल लगा देते हैं, जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड फ्लोरोसेंट मटेरियल होता है। फ्लोरोसेंट मटेरियल्स वो होते हैं जिन पे कोई लाइट पड़ने पे वो और तेज तेज चमकने लगते हैं। उसके बाद में इस हॉलो ट्यूब में एक गैस भरी होती है, गैस या एयर भर लेते हैं बहुत ही ज़्यादा लाइट हाई प्रेशर पे, सॉरी लो प्रेशर पे। और यहाँ जो इसका प्रेशर रखते हैं हम लोग वो रखते हैं 10⁻⁻² से 10⁻⁻4 mmHg। और यहाँ पर इसको एक इलेक्ट्रिक सोर्स से जोड़ देते हैं इसको इंडक्शन कॉइल के नाम से जानते हैं। और जहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है 10,000 वोल्ट। अब इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं। अब ये जो सेटअप आपको दिख रहा है, जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, वैक्यूम पंप से इसमें हमने 10⁻³ का mmHg का प्रेशर अप्लाई किया तो ये जो गैस थी वो गैस एक तरह से वैक्यूम में कन्वर्ट हो गई। और उसके बाद में हमने क्या किया, 10,000 वोल्ट का एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। और इस पोटेंशियल डिफरेंस से होता क्या है कि ये जो पूरी ट्यूब थी उसमें अंधेरा हो जाता है। और अंधेरा होने के बाद थोड़ी देर बाद जब हम लोग देखते हैं तो एनोड के पीछे की दीवार या फिर ऐसे कह सकते हैं कैथोड के सामने वाली दीवार चमकने लगती है और वो ब्राइट हो जाती है, चमकती है, जिसका कलर होता है ग्रीनिश येलो, यानी हल्की हरी और पीले रंग की वो चमकने लगती है। इन चीज़ों को थोड़ा सा देखा गया। देखने के बाद पता चला कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं और इनको बाद में इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। और उसके बाद में ये होते तो पार्टिकल हैं लेकिन इतनी हाई स्पीड से चलते हैं ताकि ये हमें रेज की तरह दिखाई पड़ते हैं। इनको कैथोड रे भी बोलते हैं। कैथोड रे बोलने का कारण ये है क्योंकि इनका जो ओरिजिन होता है
वो कैथोड है। डिस्चार्ज ट्यूब के कैथोड से निकलने की वजह से इनको हम लोग कैथोड रे बोलते हैं। अब पढ़ लेते हैं इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। दे आर निगेटिवली चार्ज्ड, ये निगेटिवली चार्ज्ड होती हैं। हमें ये पता कैसे चलता है, अगर हम इस डिस्चार्ज ट्यूब के आसपास इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव दो टर्मिनल लगा देते हैं, अगर प्लेट्स लगा देंगे तो जो ये पार्टिकल्स है वो हमेशा पॉजिटिव प्लेट की तरफ डेविएट होते हैं। इसका मतलब है कि आपको पता है कि चार्ज हमेशा अपोजिट चार्ज के साथ में जाता है, अट्रैक्ट होता है, तो नेगेटिव वाला किधर अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव की तरफ। जब ये पार्टिकल्स ये रेज पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हुई, डेविएट हुई, तो इससे हमें पता चल गया दे आर निगेटिवली चार्ज्ड। दूसरा, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब क्या है, अगर हमें पता करना हो कोई चीज स्ट्रेट लाइन में जा रही है, उसके लिए क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पे कहीं पे इस जगह पे कहीं पे कोई एक चीज रख दें, ऑपेक मीडियम रख दें। ऑपेक मीन जैसे लाइट रेज पास ना हो सके, तो जैसे ही ऑपेक मीडियम रखा तो उसकी यहाँ पर इस जगह पे शैडो बनती है। अगर शैडो बन रही है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कैथोड रेज थी वो सीधी लाइन में ट्रेवल करती हैं। अगला, दे पजेसेस काइनेटिक एनर्जी, नेक्स्ट पॉइंट आपका है दे पजेसेस काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब है कि अगर काइनेटिक एनर्जी ये अगर चलती है इधर से इधर मूव होती है, इसका मतलब इनमें काइनेटिक एनर्जी है। और अगर यहाँ पे हम कहीं पे इस जगह पे पैडल व्हील्स रख दे, पैडल व्हील्स वो होते हैं बहुत छोटे, बहुत ही ज़्यादा हल्के व्हील्स होते हैं। होता क्या है, जैसे ही कैथोड रेज इमिट होने के बाद पैडल व्हील रखा है तो उस पैडल व्हील को यहाँ पे घुमा देती है, उसको मोशन में लाएंगी। इसका मतलब है मोशन में कोई चीज़ तभी आ सकती है जब उसमें काइनेटिक एनर्जी हो। तो ये कैथोड रेज अपनी काइनेटिक एनर्जी पैडल व्हील को दे देती हैं, जिससे क्या होता है वो मूव करने लगता है। तो थर्ड पॉइंट हमारे यहाँ से क्लियर हुआ, दे पजेस काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट वन, दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि सीधी रेज जो होती हैं, कोई भी चीज़ है वो हमेशा छोटे पार्टिकल से मिलके ही बनेगी। तो ये जो कैथोड रेज होती हैं बहुत छोटे हल्के पार्टिकल से मिलके बनी होती हैं। दे डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड, इसका है, इसको अगर एक्सप्लेन करें, अगर हम इस डिस्चार्ज ट्यूब के आसपास मैग्नेटिक फील्ड लगा दें तो ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, उसी मैग्नेटिक फील्ड की तरफ बढ़ जाएंगी। बढ़ने के बाद उसके बाद अगला आता है, दे प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंस का मतलब होता है वही आपको बताया, इस जगह पे जहाँ पर ये लाइट कैथोड रेज इमिट होने के बाद पड़ती हैं, जिससे यहाँ पे ग्लो हो जाता है, ग्रीनिश येलो कलर का ग्लो प्रोड्यूस होता है, जिसको हम लोग फ्लोरेसेंस के नाम से जानते हैं। दे कैन प्रोड्यूस एक्स रेज, जो हमारी कैथोड रेज होती हैं, अगर इन कैथोड रेज को, वैसे ये बहुत हाई स्पीड पे चलती हैं, अगर इन हाई स्पीडी कैथोड रेज को किसी हाई मेल्टिंग पॉइंट वाली मेटल पे गिराते हैं, इनको हम लोग उससे गिराएं उसके ऊपर, तो उससे एक्स रेज प्रोड्यूस होती हैं, एक्स रेज प्रोड्यूस होंगी। अगला है, दे डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको अभी हम ऊपर भी बता चुके हैं, जब पहले वाला पॉइंट निगेटिवली चार्ज्ड वाला क्लियर किया था। दे डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी अगर इस डिस्चार्ज ट्यूब के आसपास हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं तो ये हमेशा पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। अगला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है इसमें देखने वाली ये है, अगर हम इसमें, आपको पता है इस डिस्चार्ज ट्यूब में कैथोड भी लगा है और एनोड है जो कि मेटेलिक है, और इसके बीच में एक यहाँ पे गैस भरी होती है, कोई भी गैस ले लेते हैं। अब इस एक्सपेरिमेंट को बार बार करके देखा, कई लोगों ने किया, एनोड को बदल दिया, कैथोड के मेटल को बदल दिया, गैस को बदल दिया। ये किया गया क्यों? क्योंकि ताकि हमें कोई और नई जानकारी मिल सके। तो इसको बदलने के बाद भी जब देखा गया तो जो कैथोड रेज थी उनकी प्रॉपर्टीज हमेशा
सेम रही। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए, ऑन चेंजिंग द गैस और इलेक्ट्रोड मटेरियल, दैट मीन्स कैथोड और एनोड मेटल के अगर हम बदल देते हैं तो द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज रिमेन सेम, यानी कि जो प्रॉपर्टीज है इनकी वो हमेशा सेम रहेंगी। दैट मीन्स नेगेटिवली चार्ज हैं तो वो नेगेटिवली चार्ज रहेंगी, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगी, और उसके बाद काइनेटिक एनर्जी होगी, स्मॉल पार्टिकल से मिलके बनी होंगी, मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होंगी, हैं, फ्लोरोसेंस को प्रोड्यूस करेंगी, और उसके बाद एक्सरेज को प्रोड्यूस करेंगी। इस तरह से जो आपकी कैथोड रेज थी वो अगर हम मटेरियल को बदलते हैं, इलेक्ट्रोड मटेरियल को बदल देते हैं, या उसके डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर की गैस को बदल देते हैं, तब भी आपका जो कैथोड रेज है उनकी प्रॉपर्टी सेम रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। आप लोग देखना चाहते हैं तो इसको एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए ताकि आप इसको लिख सकें आसानी से। इन सब के बाद में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आती है, द पार्टिकल्स ऑफ कैथोड रेज आर फंडामेंटल। इसका मतलब है कि जो पार्टिकल है, कैथोड रे के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे एटम के फंडामेंटल पार्टिकल, यानी वो हर एक एटम में पाया जाता है, जिसको हम लोग फंडामेंटल पार्टिकल, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल्स है। लेकिन अगर हम लोग कहें कि जो आपकी एनोड रेज होती हैं वो फंडामेंटल पार्टिकल से मिलके नहीं बनी होती, क्योंकि अभी हम लोग केवल उस समय पे केवल कैथोड रेज की डिस्कवरी हुई थी। बाद में हमें पता चला कि एनोड रेज भी होते हैं जिनको कैनाल रेज बोलेंगे। खैर छोड़िए, इसको हम देखते हैं अपने इलेक्ट्रॉन को। यहाँ पे आपको दिख रहा है चार्ज अपॉन मास रेशियो। इलेक्ट्रॉन का जो जब एक्सपेरिमेंट किए गए तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपॉन मास रेशियो जो आता है वो आता है 1.7 इंटू 10 टू द पावर -11, और चार्ज की यूनिट कूलम और किलोग्राम मास की यूनिट होती है, उसको लिख दिया कूलम पर किलोग्राम। कई सारे लोग इसको बोलते हैं कि इसको साहब ये माइनस का आना चाहिए, माइनस का 1.575, तो आप चाहें तो इसको यहाँ माइनस लगा सकते। कारण उसका क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो माइनस का होता है, क्योंकि ये निगेटिवली चार्ज्ड है। उसके बाद में एक साइंटिस्ट हुए हैं मिलीकेन। मिलीकेन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन्होंने इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज निकाला था वो 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 ESU। उस समय उनके टाइम में इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट चलता था, अभी कूलाम चलता है उसकी यूनिट चार्ज की। लेकिन जब मिलीकेन ने इसको एक्सप्लेन किया था, इसको कैलकुलेट किया था, तो 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम ESU। एट प्रेजेंट टाइम ये जो वैल्यू होती है वो लगभग माइनस का 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम के इक्वल होती है। उसको यहाँ पे माइनस कर देते हैं हम लोग। उसके बाद में अगर आपसे हम कहें कि इसका मास निकालिए, तो यहाँ से आपको पता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें मिल गया, और आपको यहाँ से उसका इलेक्ट्रॉन का चार्ज मिल गया, मास मिल गया। यहाँ ये आपको चार्ज अपॉन मास दिया गया है, तो इन दो चीज़ों की वैल्यू दी गई है, तो मास हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि मास आता है इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम। इस तरह से आपकी जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से पूरी होती है। उसके बाद में हम लोग अपने आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन की डिस्कवरी पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए इसको डिस्कवर किसने किया था। तो प्रोटॉन्स की जो डिस्कवरी थी वो ई गोल्डस्टीन ने करी थी। ई गोल्डस्टीन उस समय बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। उसके बाद में इन्होंने क्या किया, सेम एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हैं एज कैथोड। लेकिन इन्होंने क्या किया कि इनके एक्सपेरिमेंट में जो कैथोड था वो परफोरेटेड था। परफोरेटेड आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये छेद वाला कैथोड इन्होंने यूज किया था। अब इसमें एक गैस भरी हुई है। फिर से उसी प्रैक्टिकल को, उसी एक्सपेरिमेंट को दोबारा से दोहराया गया, लेकिन इस बार इसमें जो विशेष बात रही थी वो ये थी कि इस बार जो प्रेशर था वो 10 टू द पावर -1 mm ऑफ Hg था।
उधर कैथोड रे वाले एक्सपेरिमेंट में 10⁻³ था। यहाँ कैथोड को सॉरी यहाँ प्रेशर को हम लोग बढ़ा देते हैं। अब आप लोग एक चीज देख सकते हैं कि अगर किसी गैस से जो गैस इसमें भरी हुई होती है, इसमें क्या हुआ, ये कैथोड रेज होती हैं, इसको गैस को आयोनाइज कर देंगी। आयोनाइज कर देंगी इसका मतलब उससे इलेक्ट्रॉन तो निकल गया। अब इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद वो जो गैस पार्टिकल था वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। किसी भी चीज से इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, चार्ज हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो भले ही वो क्या नाम प्रोटॉन से बना हो ना, इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद कोई भी एटम, कोई भी एलिमेंट हमेशा पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। तो हम लोग ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि जो एनोड रेज होती हैं वो प्रोटॉन से मिलके बनी होंगी। अब यहाँ इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। वैक्यूम पंप से उन्होंने क्या किया, ई गोल्डस्टीन ने वैक्यूम पंप से सबसे पहले 10⁻⁻1 mmHg का प्रेशर क्रिएट किया। उसके बाद में 10,000 वोल्ट का पीडी लगाया। पीडी लगाने के बाद उन्होंने देखा कि एनोड के सामने वाली जो एक दीवार थी डिस्चार्ज ट्यूब की वो ग्लो कर रही है। ग्लो करने पे उन्होंने उसका जब कारण पता किया तो पता लगा कि कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो एनोड से कैथोड की तरफ जा रहे हैं। एनोड से कैथोड की तरफ जा रहे हैं। तो इन पार्टिकल्स की जो प्रॉपर्टीज थी वो कुछ इस तरह थी। पहले देखिए, दीज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। इनको हम लोगों ने कैसे पता किया कि पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं? अगर इसमें भी फिर से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं इस डिस्चार्ज ट्यूब के दोनों तरफ, तो ये जो पार्टिकल्स थे वो नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। इनका ओरिजिन क्या है? ओरिजिन है दीज आर गैसियस आयोन्स। जो प्रोटॉन्स होते हैं, जो कैथोड एनोड रेज होती हैं वो गैसियस आयोन से मिलके बनी होती है। हम बिल्कुल भी ये नहीं कहेंगे कि ये प्रोटॉन्स से मिलके बनी होंगी। यानी उसमें तो फंडामेंटल पार्टिकल था, एटम का फंडामेंटल पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन है उससे मिलकर के कैथोड रेज बनती है। लेकिन एनोड रेज फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम दैट मींस प्रोटॉन से मिलके नहीं बनती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दे डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ द गैस टेकन इन डिस्चार्ज ट्यूब। इसका मतलब है कि जो डिस्चार्ज ट्यूब में हमने गैस ले रखी है वो अगर हम बदल दें तो इसका नेचर भी बदल जाता है। इसका मतलब यही रहा कि ये जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल से मिलके नहीं बनी। अगर फंडामेंटल पार्टिकल से मिलके बनी होती तो इसका नेचर गैस को बदलने से चेंज नहीं होता। इनका E/m रेशियो यानी चार्ज अपॉन मास रेशियो डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस। अगर गैस बदल देंगे रेशियो भी बदलेगा। अब यहाँ छोटा सा एक इंपॉर्टेंट टाइप की बात देख लीजिए, E/m जब हाईएस्ट कब आता है? जब हम लोग डिस्चार्ज ट्यूब में सबसे लाइटेस्ट गैस को लेते हैं जो कि आपकी रही हाइड्रोजन। यानी मास चार्ज अपॉन मास रेशियो हाईएस्ट तब आया जब सबसे हल्की गैस हमने ली जो थी आपकी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस को लेने के बाद उस समय क्या था, अगर मास मिनिमम होता है तो E/m रेशियो ज़्यादा होगा, हाईएस्ट होगा। इन केस ऑफ हाइड्रोजन गैस एनोड रेज आर मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स। इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ देख सकते हैं, अगर वो आपसे कह रहा है डिस्चार्ज ट्यूब में आपने हाइड्रोजन गैस ले रखी है तब तो ये जो है एनोड रेज वो आपकी प्रोटॉन से मिलके बनी होती हैं। यहाँ देख लीजिए, मान लीजिए हाइड्रोजन था आपका, हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन को तो आपने हटा दिया, ये कैथोड रे बन गई या नहीं रहा, तो अब क्या बचा उस एटम में? केवल एक प्रोटॉन, क्योंकि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। अब यहाँ हाइड्रोजन के केस में तो हम लोग बोल सकते हैं एनोड रेज आर मेड अप ऑफ प्रोटॉन, लेकिन हर एक गैस के लिए हम लोग ये नहीं कह पाएंगे। अब इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज और देखते हैं। इसका जो चार्ज रहता है वो पॉजिटिवली चार्ज है एज
इलेक्ट्रॉन प्लस 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसका जो मास रहेगा वो है आपके पास 1.625 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। अब यहाँ पे अगर हम आपसे कहीं कंपैरिजन कीजिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन को, तो मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो 1837 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब एक प्रोटॉन का जो मास है वो इतनी गुना होगा 1837 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन के मास में इतने का मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें एक प्रोटॉन का मास मिल पाएगा। उसके बाद में ये दोनों की डिस्कवरी होने के बाद, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी होने के बाद हम लोग थोड़ा सा और हमारी विज्ञान ने, साइंस ने तरक्की करी। तो उस तरक्की के बाद में आपका जो आता है वो एटम के मॉडल्स दिए जाने लगे, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हैं वो हमारे एटम में कहाँ सिचुएट होते हैं, इन चीज़ों की जानकारी हमें दी जाने लगी। तो इन चीज़ों को बताने का जो सबसे पहला प्रयास किया था, सबसे पहला अटेम्प्ट किया था वो थे जे थॉमसन। इन्होंने बताया और इसी जे थॉमसन के जो मॉडल था ये फर्स्ट सब एटॉमिक मॉडल बोलते हैं। अब इन्होंने क्या किया, बड़ा ही सिंपल सा मॉडल बनाया था। इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन हो जो एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, यानी एक गोले जैसा होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जगह जगह फिट रहते हैं। देख रहे हैं आप इस तरह से इनमें ये, इस मॉडल को इन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल, यानी इस तरह से मान लीजिए कि जो इलेक्ट्रॉन्स, आप देख लीजिए दूध में चावल डाल दो खीर बन गई। अब जो दूध जितना भी है वो इन्होंने माना पॉजिटिवली चार्ज्ड, और जो चावल थे वो इलेक्ट्रॉन्स थे। या फिर इसको वाटरमेलन मॉडल के नाम से भी जानते हैं। इसको आराम से समझने के लिए देखिए, वाटरमेलन मॉडल का मतलब है कि जितना भी वाटरमेलन का रेड स्पेस होता है वो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज्ड है, और जो उसके सीड्स हैं, जो ब्लैक सीड्स होते हैं, वो इन्होंने इसको एज ए इलेक्ट्रॉन कंसीडर किया। ठीक है, तो ये जो मॉडल था ये फेल कर गया, लेकिन इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट बात ये बताई थी कि जो मॉडल है, जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अब इस एटम को और डिस्क्राइब करने के लिए थोड़ी सी और स्टडी करी गई, और वो स्टडी सबसे पहले की थी एक साइंटिस्ट थे रदरफोर्ड। ये अपने ज़माने के बहुत ही ज़्यादा अमीर साइंटिस्ट में से एक थे। इनकी कुछ कंपनीज भी चलती थी जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट पे डिस्कवरी कर रही थी। रेडियो एक्टिव एलिमेंट पे डिस्कवरी करते हुए रदरफोर्ड की टीम ने देखा, जो टीम थी, तो उन्होंने बताया सर, जब हम किसी मेटल फॉइल पे, गोल्ड फॉइल पे हम अल्फा पार्टिकल्स को डालते हैं तो वो जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो कई सारे अल्फा पार्टिकल्स तो सीधे निकल गए, कुछ अल्फा पार्टिकल छोटे एंगल से डेविएट हो गए, कुछ अल्फा पार्टिकल्स पूरे वापस आ गए। अब आप ये कहोगे सर ये पता कैसे चला, तो उन्होंने क्या किया, उसके इधर भी एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाई और दूसरी तरफ भी एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन को इस तरह से लगाया, और यहाँ पर इस जगह पे एक लेड के बॉक्स में रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा जिसको रेडियम बोला गया, और ये बॉक्स जो था वो लेड का था। इससे अपने आप अल्फा पार्टिकल्स निकलते थे। खैर छोड़िए, अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं। अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं, अगर हम उनको एक्सप्लेन करना चाहें तो थोड़ी देर के लिए देख सकते हैं। जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, ये इधर मान लीजिए हीलियम है, हीलियम का होता है 2, तो इसका मतलब है हीलियम में 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन इसके न्यूक्लियस में रहेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर इससे 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग निकाल देते हैं तो इसके पास में ये जो बच रहा है वो आपका 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन बचेगा। इसका मतलब है 2 प्रोटॉन का मतलब हो जाएगा 2 यूनिट चार्ज, और 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन का जो मास होगा वो 4 AMU होगा। AMU मीन्स एटॉमिक मास यूनिट। इसका ये कह सकते हैं हम लोग कि जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो
2 टाइम पॉजिटिवली होते हैं, 2 यूनिट पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, जिनका जो मास है वो 4 AMU होगा। अब इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके कुछ ऑब्जर्वेशंस थे, वो हम लोग पहले देखते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या रहे देखिए, यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स को यहाँ से गिराया तो देखिए ऊपर ये कुछ पार्टिकल्स ऐसे जो सीधे सीधे वापस निकल गए, यहाँ स्क्रीन पे टकराए, सीधे सीधे पार हो गए। कुछ अल्फा पार्टिकल छोटे छोटे एंगल बनाते हुए डेविएट हो गए, और कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो सीधे सीधे वापस आ गए। यहाँ देखिए नियरली 99.9% अल्फा पार्टिकल्स पास्ड अनडेविएटेड। जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो अनडेविएटेड पास हो गए। उसके बाद में सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स। कुछ अल्फा पार्टिकल्स छोटे छोटे एंगल बनाते हुए डिफ्लेक्ट हो गए। इसका मतलब उन्होंने सोचा कि अल्फा पार्टिकल्स पे पहले से ही पॉजिटिव चार्ज है और अब ये वापस और आ रहे हैं, यानी छोटे छोटे एंगल से डेविएट हो रहे हैं। इसका मतलब है कि इस एटम में कहीं ना कहीं किसी जगह पर पॉजिटिव चार्ज सिचुएट है, लोकेटेड है। उसके बाद ए वेरी फ्यू, बहुत ही कम, इन्होंने इसकी काउंटिंग भी दी, लगभग 20,000 में से एक जो अल्फा पार्टिकल था वो बिल्कुल सीधा सीधा रिटर्न हो रहा था। इसके आधार पे इन्होंने अपना एक मॉडल दिया जिसको हम लोग बोलते हैं रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। तो इनका ऑब्जर्वेशन पहला क्या, ऑब्जर्वेशन की वजह से इनका पहला पॉइंट बना, पहला पॉस्टुलेट रहा है इनके मॉडल का, वो है मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज हॉलो। इसका मतलब कि जो एटम था इसका मोस्ट पार्ट, ज्यादातर भाग जो था वो खोखला था। अगर खोखला नहीं होता तो अल्फा पार्टिकल सीधे सीधे तो निकलते नहीं। जैसा कि रदरफोर्ड ने आपको बताया, पहले ही बताया था कि जो एटम है उसका पॉजिटिव चार्ज चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट रहता है, लेकिन ऐसा इस एक्सपेरिमेंट में देखने को नहीं मिला। तो यहाँ से रदरफोर्ड का वो पॉइंट भी कैंसिल हो जाता है कि जो एटम है वो स्फीयर होता है पॉजिटिवली चार्ज। यहाँ इन्होंने बताया कि जो एटम है मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज हॉलो, एटम का ज्यादातर भाग जो है वो खोखला है। नेक्स्ट, पॉजिटिव चार्ज रिजाइड्स इन स्मॉल स्पेस। इन्होंने बताया कि जो एटम का पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत ही छोटे स्पेस में पाया जाता है, जिसको इन्होंने बाद में नाम दिया न्यूक्लियस। ठीक है, उसके बाद में द पॉजिटिव चार्ज इज हैवी। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। अल्फा पार्टिकल्स आपके गए और टकराने के बाद सीधे सीधे वापस आ गए। इसका मतलब है कि जो न्यूक्लियस है, यानी जो अंदर एटम में जो चार्ज है वो अल्फा पार्टिकल से ज़्यादा भारी है, यानी उसका चार्ज भी ज़्यादा है और उसका मास भी अल्फा पार्टिकल से ज़्यादा है। आप अगर अपने कोई मजबूत चीज़ से आप टकराओगे तब आप वापस आ जाओगे, इसका मतलब आप कमज़ोर हैं वहाँ पे। अल्फा पार्टिकल उस जगह पे खुद को एज्यूम कर लो एज ए अल्फा पार्टिकल, और आप अगर अपने से थोड़ी सी कमज़ोर चीज़ से टकराते हो तब वो चीज़ टूट जाएगी और आप आगे निकल जाओगे। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल जो है वो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत हैवी होता है। दूसरा इन्होंने जो इंपॉर्टेंट चीज़ बताई, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एटम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होंगे। इसका मतलब है कि जो एटम जो है वो कंप्लीटली न्यूट्रल होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। यानी जो न्यूक्लियस का साइज होता है वो एटम के साइज में बहुत ही ज़्यादा छोटा है। इतना छोटा आप मान लीजिए कि उसको निगलेक्ट भी कर सकते हैं, नेग्लेजिबल होता है। यहाँ अगर कैलकुलेशन से देखते हैं तो यहाँ देखिए, अगर हम लोग एटम के साइज को 10⁻⁻10 मीटर होता है और न्यूक्लियस का साइज है 10⁻⁻15 मीटर। यहाँ अगर इसका डिफरेंस देखते हैं, या हम कह सकते हैं साइज ऑफ एटम इक्वल होता है 1 लाख टाइम ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस। यानी एटम का साइज जो है वो न्यूक्लियस के साइज से 1 लाख गुना बड़ा होता है।
ठीक है। उसके बाद में और इम्पोर्टेंट पॉइंट एक इसमें है इस थ्योरी में, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन क्लोज्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस। इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्लोज सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूमते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ। ये बहुत अच्छा पॉइंट रहा है, इस थ्योरी को हम लोग अभी भी पढ़ते हैं इस पॉइंट को, कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं। अब रदरफोर्ड का मॉडल था, काफी दिनों तक चला और ये बाद में ये मॉडल भी फेल कर गया। इस फेल्योर के कारण क्या थे वो देखते हैं। इट कैन नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। रदरफोर्ड मॉडल एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने में सक्षम नहीं था। उसका कारण था मैक्सवेल जो थे क्वांटम मैकेनिक्स वाले और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले, उन्होंने बताया एनी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल एमिट रेडिएशन एंड लूजेज एनर्जी। इसका मतलब इन्होंने बताया कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ पे एक्सेलरेट होगा, एक्सेलरेट में अगर सर्कुलर पाथ है तो इसकी स्पीड तो सेम रहेगी लेकिन जो वेलोसिटी है वो बदलेगी। वेलोसिटी बदलेगी इसका मतलब है जो ये यहाँ से देखते हैं इसको, अगर कोई एक्सेलरेटेड पार्टिकल है और वो लगातार घूम रहा है तो उसकी एनर्जी निकलेगी उससे, और उससे क्या है जो v है उसका चेंज होगा तो एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन आपको पता है v2 माइनस v1 यानी चेंज इन वेलोसिटी। स्पीड तो सेम रह सकती है लेकिन जो उसकी वेलोसिटी रहेगी वो बदलेगी। अब बदलेगी तो उससे रेडिएशन इमिट होंगे, इमिट रेडिएशन एंड लूज एनर्जी। अब एक टाइम ऐसा आएगा जब इसमें इसकी जो एनर्जी है ये तो स्टेबल है और ये चल रहा है, लगातार मूव कर रहा है, थोड़ी देर बाद इसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी। एनर्जी खत्म होने से क्या है कि आपको पता है पॉजिटिव चार्ज हमेशा नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जैसे अट्रैक्ट करेगा ये क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के पास आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन विल कोलाइड विद न्यूक्लियस, यहाँ से इसके साथ टकरा जाएगा और जो एटम है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यानी जो एटम है वो खत्म हो जाएगा। तो रदरफोर्ड ने मैक्सवेल थ्योरी को अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दूसरा जो मेन रीजन था फेलियर का, दे कैन नॉट एक्सप्लेन डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम, ही कैन नॉट एक्सप्लेन डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम आप लोग जानते ही हो कि जो बिबग्योर वाला सिस्टम होता था, व्हेन व्हाइट लाइट passes through a prism it splits up into 7 कलर्स, है ना। आपने देखा था जो बिबग्योर था, ये तो आपका था कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, इसको क्या बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। लेकिन इसमें क्या हुआ कि कभी कभी ऐसा हुआ कि इसमें ब्लू कलर बहुत हैवी आ गया, येलो आया, रेड आया, उसके बाद बीच के सारे कलर गायब हो गए। इसी तरह से कोई और कलर ले लो, वॉयलेट आ गया, ऑरेंज आ गया और आपका इंडिगो आ गया और इसमें वॉयलेट बहुत हाई हो गया या येलो बहुत हाई हो गया। तो इस तरह के स्पेक्ट्रम को हम लोग डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम बोलते हैं। स्पेक्ट्रम को हम लोग पढ़ेंगे इसी चैप्टर में आगे जब स्पेक्ट्रम पोर्शन आएगा स्पेक्ट्रम टॉपिक के अंतर्गत। और इसके बाद में हम लोग जो ये मेन रीजन था आपने देख लिया, ही कैन नॉट एक्सप्लेन डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम ऑफ एटम। इसी के साथ हम लोग इस क्लास को आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं और मैं हूं विमलेश यादव और ये है आपका प्यारा चैनल द केमिस्ट्री वर्ल्ड।